मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में चुनावी हलचल ने दस्तक दे दी है और लोग और प्रत्याशी अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। आज हम युवा राजनीति के प्रखर युवा विधायक ग्वालियर दक्षिण से प्रवीण पाठक जी के यहाँ मौजूद हैं। नमस्कार प्रवीण जी। नमस्कार, आपका भी स्वागत है। नेता नहीं, दक्षिण का बेटा है, क्या है ये मेरे जीवन की मूल धारणा है। ईश्वर की कृपा से, ग्वालियर दक्षिण विधानसभा के परिजनों के आशीर्वाद से मुझे जनसेवा करने का अवसर मिला है। समाज में और लोकतंत्र में राजनेताओं के विषय में जो धारणा है, जो नैरेटिव है, मैं उसको बदलने के लिए राजनीति में आया हूँ। और मुझे इस बात की बेहद प्रसन्नता है कि पिछले 4 साल 9 महीने में इस पर मैंने काफ़ी काम किया है और ग्वालियर दक्षिण विधानसभा का प्रत्येक परिजन ये महसूस करता है कि उसके क्षेत्र का विधायक उसके घर का बेटा है या भाई है। आज से 15 से 20 साल पहले एक मिथिक था कि विधायक जी के यहाँ जाएंगे, 2 घंटा वेट करना पड़ेगा और आवेदन देंगे, सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, बताएंगे कि नहीं बताएंगे। उसमें और आज से 15 साल की राजनीति में और आज की राजनीति में और आपके व्यक्तित्व, जैसे कि आप विधायक हैं और ज़मीन से जुड़े हुए कार्य करते हैं, उसमें क्या फ़र्क पाते हैं आप? देखिए, हमेशा मेरा तो ये मानना है कि हर जगह हर तरीके के लोग होते हैं। आज़ादी से लेके आज तक तमाम सारे ऐसे राजनेता रहे हैं जिन्होंने ज़मीन पर रहकर काम किया है। बहुत सहज और सरल स्वभाव के रहे हैं। लोगों ने उन पर अपना अधिकार समझा है और उन्होंने भी अपना सर्वस्व लोकतंत्र में नौछावर किया है, अपने जनता के लिए नौछावर किया है। तो ये तो मुझे लगता है कि व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो किस मंशा के साथ राजनीति में आया है। अभी आपका जो कार्यकाल है उसमें आपने दक्षिण विधानसभा के अंतर्गत लोगों को क्या दिया? सबसे पहले तो एक ऐसा विधायक दिया कि जो एम्बुलेंस से पहले उनके घर पहुंच जाता है उनके संकट के समय में। दूसरी बात, मुझे इस बात को कहते हुए कैमरे पर कोई आपत्ति नहीं है और ये शर्म के साथ कहना पड़ता है कि आज़ादी के ये 75वां वर्ष है जिसमें लगभग 15 साल केवल यहाँ कांग्रेस का विधायक रहा है। 60 साल से ज़्यादा समय या तो जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी का विधायक ग्वालियर दक्षिण विधानसभा में रहा है। ग्वालियर दक्षिण विधानसभा कोई रूरल कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, कोई ग्रामीण प्रवेश की कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है। ये विधानसभा शहरी है और 2012 दिसंबर 2018 को जब इस विधानसभा की जिम्मेदारी मुझे मिली तो ये कहते हुए मुझे शर्म आती है कि यहाँ के 70% से ज़्यादा बच्चे शासकीय स्कूलों में टाटपट्टी पर बैठते थे। बिल्कुल सही। शासकीय विद्यालयों की हालत ये थी कि उनकी छत पर पानी की टंकी इसलिए नहीं रखी जाती थी कि कहीं छत ना टूट जाए। जिस हालात में मैंने ये विधानसभा को देखा है और मुझे अब इस बात पे फ़ख्र होता है और मैं ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि जिस प्रकार से आज की डेट में जो ग्वालियर दक्षिण विधानसभा के विद्यालय हैं, तो शासकीय विद्यालयों में एडमिशन के लिए हमारे यहाँ लाइन लगी हुई है। उनके बगल से जो प्राइवेट स्कूलों हैं उनमें इस बार एडमिशन नहीं हुए। तो ये ग्वालियर दक्षिण विधानसभा का बदलता परिदृश्य है। क्या ये एजुकेशन का मॉडल जो आप अपनी विधानसभा में तैयार कर रहे हैं, तो कोई कहीं से इंस्पिरेशन मिला आपको या किसी बड़े नेतृत्व या किसी बड़े नेता को आप फॉलो करते हैं? देखिए, जीवन में हम जो भी कुछ सोचते हैं, जो भी कुछ करते हैं या जो भी हमारे स्वप्न होते हैं, वो हमारे पूर्व के अनुभवों के आधार पर होते हैं। मैं स्वयं शासकीय विद्यालयों में पढ़ा हूँ, तो शासकीय विद्यालयों की स्थितियों को मैं बेहतर तरीके से जानता था। जब शासकीय विद्यालयों में हम पढ़ते थे तो जो बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते थे उनके और हमारे बीच का अंतर क्या था, हमारी उनके प्रति सोच क्या थी, उस भावना को मेरे को बदलना था, उस गैप को मेरे को ख़त्म करना था और मुझे खुशी है कि मैं उसको करने में कुछ हद तक सफल हुआ। ये शिक्षा का स्वरूप आपने बता दिया। स्वास्थ्य से संबंधित कुछ क्रियाकलाप, कुछ योगदान आपकी विधानसभा में आपके द्वारा जो आपने अथक प्रयास किए हों? देखिए, जीवन में स्वास्थ्य और शिक्षा, इसका बड़ा महत्व है। बिल्कुल। तो शिक्षा में तो मैंने आपको हालत बता दी क्या थे जी। स्वास्थ्य में हालत ये थी कि हमारी विधानसभा में कमला राजा अस्पताल सबसे बड़ा अस्पताल है ग्वालियर चंबल संभाग का, महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए।
जब वो 2018 में मैंने देखा तो वहाँ ऑपरेशन थिएटर में से चूहे निकलते थे जी। जो नवजात शिशु होते थे उनके अंगों को चूहे काट लेते थे। इस हालात में मैंने कमला राजा को देखा है। बिना नाक पर कपड़ा रखे कोई व्यक्ति उसमें अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था। पर आज उस बिल्डिंग को आप देखिए, इस संभाग की सबसे बेहतर बिल्डिंग के रूप में खड़ी हुई है। कौन सी जो नई बिल्डिंग तैयार की उसकी बात कर रहे मैं हैं? अभी कमला राजा की बात कर रहा हूँ। दूसरा जो 1000 बिस्तर का अस्पताल है, बीजेपी भले ही गाजे बाजे के साथ श्रेय ले कि उन्होंने बनाया है, पर पूरा ग्वालियर ही नहीं अपितु पूरा मध्य प्रदेश इस बात को जानता है। और ये सारे जो दस्तावेज हैं वो कोई इतिहास के पन्नों में सिमट कर नहीं रह गए हैं। वो अभी भी आप उनके मूल दस्तावेज देख सकते हैं कि ये जो 1000 बिस्तर का अस्पताल है ये कांग्रेस की सरकार की इस ग्वालियर को दी हुई सबसे बड़ी सौगात है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो फ्रेम है वो क्या कांग्रेस के समय बन गया था 1000 बिस्तर वाले का? देखिए, यदि ये बीजेपी के समय बना होता तो 2005 में बीजेपी की सरकार में इसका भूमि पूजन हुआ था। पर ऐसी क्या मजबूरी थी कि फिर 2019 में इसका कार्य शुरू करना पड़ा। 2019 में हम लोगों ने इसका भूमि पूजन किया, इसका टेंडर हुआ और इसका फंड अलॉटमेंट हुआ। और ये जो इसकी जो अवधारणा है ये कांग्रेस की सरकार में प्रवीण पाठक के द्वारा लिखी गई, रची गई और इसको सुनियोजित तरीके से करने का प्रयास किया गया। लेकिन मध्य प्रदेश के जो मुखिया हैं और अन्य यहाँ वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, उनका कहना है कि बीजेपी द्वारा ये संपूर्ण जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया और इसको ग्वालियर के ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के आसपास के दूर दराज के लोगों को स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इसका निर्माण कराया गया। देखिए, मैं बीजेपी की जहाँ तक बात है तो एक बड़ी छोटी सी बात आपसे बोलना चाहूँगा कि यदि 18 साल इन्होंने कुछ किया होता तो इनको ये 1000 रुपये और 1200 रुपये 2 महीने पहले लाडली बहनाओं को ना देना पड़ते। तो ये तो एक आम जन के लिए संदेश है। उनका कहना है कि जो महिलाएं बेचारी जिनके पास जेब खर्च के लिए पैसे नहीं रहते हैं और एक निम्न मध्य वर्गीय परिवार की जो महिलाएं हैं और लड़कियां भी हैं जो 23 वर्ष के आसपास की हैं, उनको ये जेब खर्चे के रूप में अगर सरकार दे रही है तो इसमें तो मतलब अच्छा होना चाहिए, न कि कांग्रेस इसकी बुराई करे। कांग्रेस को बुराई करने का अधिकार भी नहीं है। कांग्रेस तो जो सच है वो आईने में दिखाना चाहती है सरकार को। 1000 रुपये का अर्थ हो गया 33 रुपये प्रतिदिन। 33 रुपये में प्रतिदिन क्या होता है? क्या आप मजाक उड़ा रहे हैं मध्य प्रदेश की हमारी बहनों का? नहीं, लेकिन आपकी सरकार थी तब भी तो ऐसा कुछ नहीं दिया जाता था। नहीं, ये जो हमको जिस हालात में सरकार मिली थी, इस मध्य प्रदेश का दिवाला निकल चुका था। आज जरा आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, रिपोर्टर हैं, अच्छा काम करते हैं, अच्छे प्रश्न पूछते हैं। आप देख तो लीजिए कि मध्य प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर कर्ज कितना है। आप 1000 रुपये लाडली बहना को तो दे रहे हैं, पर इस मध्य प्रदेश में जो बच्चा जन्म ले रहा है उस पर लगभग 80,000 रुपये का कर्ज है। क्या ऐसा मध्य प्रदेश बनाने का सपना देखती है भारतीय जनता पार्टी कि जिस मध्य प्रदेश में कोई चैन से जन्म नहीं ले सकता? आंकड़े कहते हैं कि जन्म लेने से पूर्व भी जो बच्चा जन्म लेता है उस पर 80,000 रुपये का कर्ज है पहले से। बिल्कुल। 70 साल कांग्रेस ने राज्य किया, बीजेपी कहती है, तो हमें क्यों दोष देते हैं? आपको कहाँ दोष दिया है? जो माइक पकड़े हुए हो, जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हो, ये सब कांग्रेस पार्टी की देन है। जब इस देश को आज़ादी मिली थी, सुई तक नहीं बनती थी इस देश में। ये तो आम जन जानता है, आम जनता जानती है कि इस देश की तरक्की और विश्व में किस स्तर पर हम लोग आज खड़े हुए हैं। जो ये नींव इस देश में कांग्रेस पार्टी ने रखी थी, जिसको ये पिछले 10 साल से बेच के अपने खर्चे चला रहे हैं, दिया क्या है इस देश को इन्होंने पिछले 8-9 सालों में? क्या लगता है आपको कि इस बार आप कांग्रेस के चुनाव नज़दीक हैं, बहुत जल्दी ही घोषणाएं होने वाली हैं, क्या लगता है मध्य प्रदेश में राजनीति का प्रखर जो लगाम लेने वाला व्यक्ति कौन होगा? देखिए, हमारी पार्टी में पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था है और लोकतांत्रिक तौर पर हमारा नेता चुना जाता है। उस समय जो भी लोकतांत्रिक निर्णय होगा वही पार्टी का चेहरा होगा, वही पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। आपकी क्या स्थिति है? आप विधानसभा में, आपने जैसे बताया कि आप स्कूल के लिए काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हैं, रोजगार के लिए एक विधायक के तौर पर आप ग्रामीण जो विधानसभा है आपकी, उसमें क्या कर रहे हैं आप? मतलब दक्षिण विधानसभा है, उसमें आपने ऐसा क्या प्रोपोगंडा तैयार किया कि लोगों को रोजगार भी मिल सके? देखिए, ग्वालियर दक्षिण विधानसभा में ऐसा कोई इलाका नहीं है, चूँकि शहरी विधानसभा है, ना तो यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो सकता।
रोजगार के नाम पर लोगों पे यहाँ जो पहले की व्यवस्था थी वो ये थी, या तो सुनार की दुकान पर काम करने का अवसर था या कपड़े की दुकान खोलने का अवसर था, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था। विधायक बनने के बाद जो सबसे बड़ी समस्या थी हमारे क्षेत्र के बगल से लगे इंडस्ट्रियल एरिया गिरवई की, कि वो सोनचरिया सेंचुरी में फंसा हुआ था, जिसके कारण वहाँ का विकास रुक रहा था। ये समस्या पिछले 20-22 वर्षों से थी। कांग्रेस की सरकार आने पर सबसे पहले मैंने इस समस्या का समाधान किया, ज्यूरिडिक्शन को ख़त्म कराया और जमीन को फ्री होल्ड कराया। दूसरा, यहाँ कई सारे प्लानिंग हम लोगों ने की थी। हम लोगों ने गारमेंट पार्क बनाने का प्लान किया था, उसके लिए ज़मीन भी आवंटित कराई थी, फंड भी आवंटित किया था। लेकिन सरकार बदली और जिस प्रकार से दुर्दांत शासकों की तरह, तानाशाहों की तरह ये सरकार काम करती है और ये द्वेषपूर्ण भाव से जो कार्य करती है, तो कई सारी जो हमारी प्लानिंग्स थी उनको रोक दिया गया। पर मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले 3 महीने के बाद जो स्वप्न मैंने देखा है कि ग्वालियर दक्षिण विधानसभा इस मध्य प्रदेश में सबसे उन्नत विधानसभा होगी, उसको हम लोग पूरा करने में सफल होंगे। क्या आपकी जो शैली है पर यहाँ पर लोग आम जन तक लोगों से कनेक्ट हो पाते हैं, क्या प्रायोजन है आगे आपका? देखिए, मैं किसी प्रायोजन को दिमाग में रख के काम नहीं करता। मीन्स जनता के बीच में, और क्या ऐसा प्रायोजन का तात्पर्य है कि आप जनता के लिए, युवाओं के लिए ऐसा क्या कर पाएंगे, अपने आप को कहाँ लेकर के जाएंगे जिससे कि आप उनके लिए रोजगार मुहैया करा पाएँ और इस स्वास्थ्य और शिक्षा सेवा को बेहतर और कर पाएँ? कई सारी प्लानिंग दिमाग में है जी। सबसे पहले तो इस विधानसभा को मुझे जाम फ्री विधानसभा बनाना है। ये कोशिश, ट्रैफिक जाम की बात कर रहे हैं? यस, ये कोशिश करनी है कि यहाँ के बच्चों का ब्रेन ड्रेन ना हो। जो बच्चे यहाँ रहकर उच्च शिक्षा ले रहे हैं उनको यहीं रोजगार मिले। ऐसी तमाम सारी योजनाओं पर मैंने विचार किया है और काफ़ी कुछ हद तक होमवर्क भी कर रखा है। मुझे पूरा विश्वास है कि ईश्वर अवसर देगा तो हम लोग उसे फलीभूत रूप से कर पाएंगे। ये आपकी विधानसभा के अंतर्गत, जैसे कि पूरी ग्वालियर में जो रोडें हैं, सड़कें हैं, सड़कों पर गड्ढे दिखाई नहीं देते, गड्ढों पर सड़क दिखाई देती हैं। क्या आपके अथक प्रयास हुए हैं? और भी आपके नज़दीक एक और विधायक हैं, सतीश सिकरवार जी हैं, वो और उनकी जो धर्मपत्नी है वो वहाँ पर और भी हैं, तो उनके क्षेत्रांतर्गत आता है कि वो सड़कों का निर्माण अच्छी तरह से करवाएं ताकि लोगों को जो जानलेवा जो दुर्घटनाएं होती हैं ड्राइविंग करते समय और अन्य परेशानियां होती हैं वो ना हो। तो आपने कोई ऐसा विशेष कार्यक्रम या विशेष प्रायोजन तैयार किया है जिससे कि अच्छी सड़कों का निर्माण करें? क्योंकि शिवराज सिंह चौहान कहते फिरते हैं कि मध्य प्रदेश की सड़कें यूएस की सड़कों से भी, डीसी वाशिंगटन की सड़कों से भी बेहतर हैं। तो क्या आप कुछ कर रहे हैं सड़कों के लिए? देखिए, मेरे कहने भर से कुछ नहीं होने वाला है। पूरे ग्वालियर ज़िले में सबसे बेहतर सड़कें अगर कहीं हैं तो वो ग्वालियर दक्षिण विधानसभा में है। और मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि मेरा इंटरव्यू, मेरा साक्षात्कार समाप्त करने के बाद एक बार आप उन स्थितियों को देखें ज़रूर। जी। अभी चुनावी सरगर्मियां हैं और क्या आप तैयारी कर रहे हैं? टिकट अभी फाइनल, जनता के द्वारा आपका टिकट फाइनल है, अभी जो ऑफिशियली आदेश आया नहीं है कि आपको टिकट मिलेगा। क्या कहना चाहेंगे टिकट के बारे में? ये तो पार्टी का निर्णय है, इस पर मैं क्या कह सकता हूँ। पार्टी आलाकमान तय करेगी, जनता आपको प्यार दे रही है और आप अभी से तैयारी में जुटे हुए हैं। देखिए, मैं जिस दिन से विधायक बना हूँ 12 दिसंबर 2018 से लेके आज तक मैंने कभी भी एक दिन का अवकाश नहीं लिया है। मैं सदैव ग्वालियर दक्षिण के परिजनों को समर्पित होकर काम करता हूँ, बाकी तो सब ईश्वर के हाथ। आपसे एक प्रश्न है, आपके डबरा के एक विधायक हैं, उनका एक आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुआ था, तो उसके संदर्भ में कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, सामान्य तौर पर मेरा तो ये मानना है राजनीति में कि व्यक्तिगत विषयों को नहीं छेड़ना चाहिए। वो उनका व्यक्तिगत विषय है, सीडी सही है गलत है ये वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं। जांच का विषय है, ये जांच का विषय है, अपन इस पर क्या बोल सकते हैं। लेकिन उन्होंने जांच के लिए कोई क्वेरी नहीं करवाई है। अब ये तो उन्हीं से जाके पूछिए। जी जी जी। तो हमारे साथ मौजूद थे दक्षिण विधानसभा के युवा विधायक प्रवीण पाठक जी। आज हमारी उनसे चर्चा हुई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्टर। धन्यवाद, जय हिंद।